हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जिसमें हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक की बात करते हैं, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ग्रामरियन की कौन सी ऐसी सोच रही जिसने किसी रूल को जन्म दिया और हम उसे रट करके परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर हम विशेष करके रूल की नहीं, उसको कैसे बनाएं, उसके पीछे कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है, हम इसकी बात करते हैं। और इसी सफर में हमने कई चैप्टर्स को पार करते हुए, जो पिछला वीडियो काफी लंबा अरसा हो गया जो मैंने अपलोड किया था, वो नरेशन का था। और नरेशन में अमूमन हर तरह के पैटर्न के सेंटेंसेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखा है। यहाँ पर मैं आज एक रिव्यू सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये बहुत दिन से जो कॉमन लगा हुआ था, जो वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो उसको कैसे शुरू करें, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ग्रामर के उस टॉपिक को एक बार क्विक रिव्यू लेकर के सामने रखें। फिर उसके बाद हर एक चैप्टर जैसे चला रहे थे हम, हर अलग अलग सेक्शंस था, जिसमें स्पेशल में एरर का मॉक टेस्ट आ रहा था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे थे, वर्ड स्वैप आया, सेंटेंस स्टार्टर आया, ऐसे जो अलग अलग थे। उसके बाद आपका सबसे पसंदीदा इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो सारे को हम धीरे धीरे करके फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे नरेशन में हमने क्या पढ़ा है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। और मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप सबको एक बार फिर से उस वीडियो को देख करके रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम इस पर आधारित एरर लेकर के आएंगे। जैसा कि हमने इससे पहले टाइम एंड टेंस के एरर के 8 सेशंस किए, उसका मैंने उस पर अलग अलग क्वेश्चंस रखे, उसका सॉल्यूशंस आपके सामने रखा। उसी तरीके से फिर वॉइस में भी यही हुआ। अब यहाँ पर बारी है नरेशन की। हम इससे पूछे जाने वाले सवाल को आपके सामने लेकर के आएंगे और उसको फिर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जब ये पूछा जाए तो आपको परेशानी की अनुभूति ना हो। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अब आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। मैं यहां पर क्विक रिव्यू रख रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको नरेशन के किसी विशेष प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने में परेशानी होती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर नरेशन का प्लेलिस्ट है। आप उसमें जो परेशानी होती है आप उसे देखिए, या आप शुरू से अंत तक रिव्यू करना चाहते हैं तो 2-3 दिन का समय लेकर के उसे रिव्यू कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि नरेशन में अब तक हमने पढ़ा क्या है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत से नरेशन का कंसेप्ट, नरेशन के कितने स्टेप्स हैं, मैं थोड़ा तेज रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं धीमी गति से चला तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न्स हैं, जिसको रिव्यू कर पाना काफी मुश्किल होगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो सूचना मैंने आपको इससे पहले दी थी कि अब मेरी क्लास पुरानी जगह पर नहीं होती है। मैं एक नए इंस्टीट्यूट द एजुकेशन मॉल में क्लास ले रहा हूं। सभी क्लासेस अपने उसी निर्धारित समय पर चल रहा है और आप सबके लिए 1 महीने की समय सीमा है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं, कहीं पर भी आपने मुझसे इंग्लिश पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, तो आप सबका स्वागत है। आप आइए, एनरोल कराइए और अपने निर्धारित बैच में अपनी इंग्लिश की जहां पर जो पड़ाव रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए एग्जामिनेशन तक उस जगह पहुंच जाइए जहां से आप अपने रिजल्ट को पुख्ता कर सकिए और अपनी मंजिल को पाइए। मैं बस यहां पर यही कहूंगा कि आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी जगह पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये ठीक है आपके लिए, तो बिल्कुल आप वहीं पढ़ते रहें, इन सब चीजों में ना पड़ें। आपके लिए सबसे जरूरी है अपने मंजिल पर ध्यान रखना और वो तरीका ढूंढना जिस माध्यम से आप अपनी सफलता पा सको। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, हम यहां पर बात कर रहे थे नरेशन की, और आज भी हम उसके एक क्विक रिव्यू के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नरेशन का सीधा सीधा साधारण मीनिंग है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। अब देखिए, जो नए बच्चे हैं जिनको ये वीडियो पहली बार सामने पड़ा है, तो आप इसको देखिए, एक मोटा मोटी बात आपको समझ में आएगी। नरेशन का ज्ञान आपके पास पहले से है और उसके बाद आप एक सिलसिलेवार तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर के इंट्रोडक्शन, फिर उसका जो स्टेप्स है कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस के कन्वर्जन को आप उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी परेशानी होती है, आपके सवाल का हमेशा स्वागत है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। अब कमेंट बॉक्स का सेशन भी हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। देखिए, नरेशन में जैसे आ गया स्टेटमेंट, तो मतलब है कि ये किसी प्रकार का स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को हमें बदलना होता है। किस में बदलना होता है? तो भाई नरेशन 2 प्रकार का है। एक है
डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। अब ये क्या है कि मुझे ये करना होता है कि डायरेक्ट के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलना होता है या इनडायरेक्ट के स्टेटमेंट को डायरेक्ट में बदलना होता है। ये होता क्या है? तो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है ओरिजिनल स्टेटमेंट, मतलब है कि कोई भी स्पीकर अगर पहली बार कुछ बोला तो वो जो स्टेटमेंट है वो उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट। और आपको पता है कि मुझे कई बार जरूरत पड़ती है कि किसी के स्टेटमेंट को हम किसी दूसरे जगह पर बताएं, तो उस बताने के दौरान कोई भी मैसेज में ओरफेर ना हो और सही तरीके से जो बात कही गई है वही फेज दर फेज जब हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं तो जो स्टेटमेंट पहली बार जनरेट हुआ था उसमें कोई भी बदलाव ना हो, इस चीज के लिए ही हम नरेशन पढ़ते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट है ये होता है मॉडिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेटमेंट, और ये है ओरिजिनल स्टेटमेंट। मतलब यहां पर क्या है कि आपको यह बात ध्यान रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बस यही एक प्रक्रिया अपनानी होती है कि जो मूल सेंटेंस है वो कभी भी अपना रूप ना बदले, मैसेज का जो फॉर्मेट है, जो उसमें कही गई बात है, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। बिना अर्थ में ओरफेर किए हुए हम सेंटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, उसका जो तरीका है वही कहलाता है नरेशन, जो हम इसके अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन के दौरान पढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स था, मैं उतना ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। जैसे अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है राम सेड टू मी I am your friend। अब देखिए ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और एक ये कि इस स्टेटमेंट को किसी के द्वारा, राम के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है दोबारा। तो यहां पर क्या है कि ये है स्टेटमेंट नंबर 1 जो कि अभी बोली जा रही है, और ये है स्टेटमेंट नंबर 2। ये जो 2 नंबर का स्टेटमेंट है, जो दूसरा स्टेटमेंट है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये पहले किसी ने कहा होगा। ठीक है, राम ने कहा होगा, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो राम ने इससे कहा होगा। अब ये मी जो है वो किसी और को ये बात बता रहा है कि आई एम योर फ्रेंड, ये राम ने कहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ग्रामेटिकल टर्म में अगर आप कहें तो इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और यहां जो ये वर्ब है इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के स्टेटमेंट में, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको ध्यान में रखना होता है कि वैसा वर्ब जिसके माध्यम से हम किसी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को रिपोर्ट करते हैं वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और वो स्टेटमेंट जिसे हम रिपोर्ट करते हैं जो कि पहले ही बोला गया है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो स्टेटमेंट इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, और जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में होता है जिसके माध्यम से हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्ट करने के लिए लिखते हैं या बोलते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो टर्म है 2, ये बहुत जरूरी होता है जानना। सबसे बड़ी बात इतने दूर की जानकारी में जो सबसे अहम है वो ये है कि नरेशन 2 प्रकार का है। नरेशन मतलब होता है स्टेटमेंट, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है ओरिजिनल स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट का मतलब है उसमें बदलाव किया गया। क्यों किया गया बदलाव? ताकि उस स्टेटमेंट में जो निहित भाव है, जो कहा गया है, जो अर्थ रखा गया है, उसमें बदलाव ना हो। बदलाव हो जाता है, जैसे मान लीजिए बदलाव कैसे होगा कि मान लीजिए मेरा मित्र है, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो वो जब बोल रहा है, वो मेरे सामने उपस्थित है, तो वो अपने लिए मैं का यूज किया और मेरे लिए तुम्हारा का इस्तेमाल किया। अब मान लीजिए कि मेरा दोस्त चला गया और मैं किसी और से बात कर रहा हूं, मैं अगर उसके स्टेटमेंट को नहीं बदलूंगा तो फिर कहीं ना कहीं मीनिंग में बदलाव हो जाएगा, और इसको मैंने विस्तार से समझाया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जहां पर मैंने नरेशन की बात की है इंट्रोडक्शन में। आप उसको जरूर देखिए, मैं वीडियो पर यहां टैग में ऐड कर दे रहा हूं। आप इस वीडियो की समाप्ति के बाद या तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर इंट्रोडक्शन में देखिए, आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। वैसे अगर आपने नरेशन इससे पहले पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में होनी चाहिए पहले से कि भाई नरेशन हम क्यों पढ़ते। देखिए, मैं हमेशा से, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाता है इसको लेकर कि आपको हर बात के पीछे जो रीजन है वो जानना जरूरी होता है। आप कितनी चीजों को रट सकते हैं, बहुत मुश्किल है। रट करके भाषण दिया जा सकता है, रट करके भाषा, सहज बातचीत नहीं की जा सकती है। अपने इमोशंस को रटी हुई चीजों के आधार पर ट्रांसफर कंप्लीटली नहीं किया जा सकता है, और यही कारण है
क्या आप इंग्लिश फिल्में देखते हैं तो उस समय में जो उस स्टेटमेंट में इमोशन होता है, जो फीलिंग्स होती है, वो आपको समझ में नहीं आती है। यही जब आप हिंदी फिल्म देखते हैं तो उस समय में उस भाषा की समझ आपके पास है, उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे का रीजन पता है, तो आप उसमें डूब जाते हैं और कहीं ना कहीं आप इमोशनल होते हैं हिंदी फिल्मों को देख करके। ये बताइएगा जरूर कि क्या आप इंग्लिश फिल्में जब देखते हैं तो क्या आप भाषा समझते हैं, क्या आप उनके इमोशंस को समझकर इमोशनल हुए हैं आज तक? अगर आप होते हैं तो ये पहचान है कि आपकी अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी है। वैसे यही चीज समझना है कि भाषा की समझदारी, और यही एक समझदारी है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम करेगा, टाइटल लिखने में, सम अप करने में, क्वेश्चन का आंसर करने में। अगर आप सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात हो गई, सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको बातों का क्रम समझना होगा, तभी आप उसको अरेंज कर पाएंगे। बाकी जो आजकल के एग्जामिनेशंस हैं वो इस लेवल पर चले गए हैं जहां पर रूल रटकर आप पास नहीं कर सकते। चलिए, इसके लिए 4 स्टेप्स बताए गए, ठीक है। वो जो स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन थे, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, वो क्या है? स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन में पहला है जनरल रूल, दूसरा है चेंज ऑफ पोर्शन, तीसरा है चेंज ऑफ टेंस, चौथा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए कि ये 4 स्टेप मेरे पास आया जिसको हमने पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए कि इसका कारण क्या हुआ। तो ये जो जनरल रूल है वो इसलिए होता है कि देखिए नैरेशन की जो मूल बनावट है उसमें एक स्टेटमेंट होता है बाहर जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और एक स्टेटमेंट होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मतलब है कि ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। जनरल रूल जो है वो इसी स्टेटमेंट को रिकनेक्ट करके, रीराइट करने के लिए हम यहां पर एक कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि हम 2 जो अलग अलग सेंटेंस है, जो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला स्टेटमेंट है, उसको जोड़कर एक स्टेटमेंट बना दें जिसमें इसकी भी बात शामिल हो, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंस है वो भी इसमें शामिल हो। अब जनरल रूल में एक जो बात आती है, मैं यहां पर लिख दिया हूं, जनरल रूल, चेंज ऑफ पोर्शन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं एक एक करके सबको समझाता हूं। तो पहले जनरल रूल की बात आती है। अब देखिए कि जनरल रूल में क्या करना होता है कि जनरल रूल में मुझे कुछ नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब बदलना होता है, ठीक है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए ये जो पहला पॉइंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं, वो कैसे कि इसके अंदर की जो फीलिंग्स है, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात कही गई है, वो जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को रिपोर्टिंग वर्ब से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में मेरा आ जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। मतलब है कि क्वेश्चन जिस तरीके से, या फिर इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हैं, वांटेड टू नो। यह भी एक पूछताछ का तरीका है। तो देखिए मैं आपको यहां पर बिल्कुल लकीर का फकीर बनने के लिए नहीं कहूंगा। जैसे कि हम लोग को यह कहा गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है, आस्क में या इंक्वायर ऑफ में। लेकिन मैंने यहां पर एक तीसरी बात लिखी है, वांटेड टू नो। और वांटेड टू नो भी कहीं ना कहीं एक क्वेरी जैसी, एक इंक्वायरी, एक पूछताछ जैसा सेंस देता है। तो कभी कभी ये और ये ना लिख करके ये आपको देगा। तो समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, और एक और चीज है कि अगर आपका से लिखा हुआ है तो हम आस्क लिखेंगे, फिर यहां पर हम आस्क नहीं लिखेंगे। यह आपकी समझदारी है, आप बच्चे हैं नहीं, पूरे विस्तार से जानना है तो आप, फिर मैं कहूंगा कि प्लेलिस्ट में चले जाइए। सेड लिखा हुआ है तब हम यहां पर लिखेंगे आस्क्ड। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बताने की बात है ही नहीं आपके लिए कि भाई करना क्या है। अगर मेरा V1 है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम जो फीलिंग्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली जिसको हम बदलाव के तौर पर लाएंगे वो भी V1 में ही रखेंगे।
अगर वो V5 है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा जो पहले से V5 दिया हुआ है, तो हम यहां से जो फीलिंग्स लेकर के आएंगे उसको भी V5 में ही रखेंगे। हमें कहीं से भी सेंटेंस का भाव नहीं बदलना होता है, सेंटेंस के सिचुएशन नहीं बदलने होते हैं, बल्कि उसे मेंटेन करने की जद्दोजहद करनी होती है। हम नरेशन में या वॉइस में कहीं पर भी ये पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये देखिएगा कि पहली शर्त यही होती है कि आप बदलाव कीजिए, लेकिन बदलाव के दौरान जो उसका मूल सेंस है वो नहीं बदलना चाहिए। और इसलिए ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आता है कि हम इसमें फॉर्म, उसका रूप बदलते हैं, सेंस कभी नहीं बदलते। इस बात पर बिल्कुल अडिग रहना है और ध्यान भी रखना है कि कुछ भी बदलाव कीजिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है यहां पर, तो हमने क्वेश्चन के लिए लिखा, मान लीजिए कि यहां पर ऑर्डर जैसे आपको फीलिंग्स आ रहा है, तो इधर क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, यहां पर अगर विश जैसी कोई बात समझ में आ रही है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर के लिए आएगा ऑर्डर्ड, विश के लिए क्या आ जाएगा, विश्ड। तो सबसे पहले क्या है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के फीलिंग्स से। मतलब है कि अगर साधारण सेंटेंस है तो से को टेल में बदल दिया, सेज को टेल्स में बदल दिया, सेड को टोल्ड में बदल दिया। अब यहां पर अंतर क्या है कि आप चाहो तो से को वैसे भी रख सकते हो। से और टेल में कोई खासा अंतर नहीं है। से के बाद एक प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, टेल के बाद नहीं लगाते हैं। तो जब आप कभी से को टेल में चेंज करें या सेड को टोल्ड में चेंज करें तो वहां पर आपको टोल्ड के बाद टू नहीं लगाना है, और अगर आप से का फॉर्मेट लिखते हैं तो आपको वहां पर टू लगाना है। यह बात हो गई। उसके बाद ये दोनों जो सेंटेंस अलग है तो इसके लिए हम एक अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद या तो हम दैट रखते हैं सेंटेंस जोड़ने के लिए, या हम इफ रखते हैं, या हम वेदर रखते हैं, ठीक है, या हम टू रखते हैं। ये हम सारा सेंस बता चुके हैं पूरे डिटेल में कि हम कब ऐसा होता है और क्यों। हमने ये भी बताया है कि आखिरकार यस नो क्वेश्चन को जब हम चेंज करते हैं तो वहां पर इफ ही क्यों रखते हैं। WH वर्ड में ना दैट लगाते हैं, ना इफ लगाते हैं, ना वेदर लगाते हैं, ना टू लगाते हैं। इसका भी रीजन मैंने पूरे विस्तार से उस पैटर्न के सेंटेंस के इनडायरेक्ट कन्वर्जन में बताया है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप नरेशन पहले से भी जानते हैं और आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लिहाजन एक बार आपको ये जरूर देखना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जरूर आपको फायदा पहुंचेगा। फायदा पहुंचे तो कमेंट करके मुझे लिखिए जरूर। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चैनल देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, क्योंकि अब यहां से जो वीडियो अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको मिले ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। और बेसिकली ये IBPS SBI PO और IBPS के PO क्लर्क दोनों के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द वो भी लेकर के आएंगे। बहुत जल्द हम ये भी लेकर के आएंगे कि इतने कम समय में आखिरकार तैयारी कैसे करें कि आपका रिजल्ट आपको मिले। तो वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वेट कीजिए। बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब भी पूछा जाता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब की वीडियोस थोड़ी सी इस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की अभी है। भाई मैं उस समय में अनहरी था, मुझे पता नहीं था, फिर भी पढ़ा जा सकता है, नोट डाउन किया जा सकता है, उतना है वो। चलिए, उसके बाद इसकी पूरी बात खत्म हो गई। रिपोर्टिंग वर्ब जो जनरल रूल है जो मुझे लगाना होता है उसमें बस जो समरी है वो इतनी सी है, और नरेशन की टोटल समरी यही है। क्या कि जो अंदर की फीलिंग्स है, जो रिपोर्टेड स्पीच में फीलिंग्स शामिल है, उसके लिए एक वर्ड चुनेंगे, उसको रिपोर्टिंग वर्ब से उसको रिप्लेस कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके वो वाली, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन के लिए बताया, ऑर्डर के लिए बताया, विश के लिए बताया, ऐसे ही कमांड के लिए होगा, अर्ज्ड होगा, एक्सक्लेम्ड होगा, जैसा भाव होगा उसके हिसाब से हम उसको बदलेंगे और एक उचित कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल में दैट प्रयोग करते हैं, यस नो में इफ और वेदर करते हैं, WH में कुछ भी नहीं लगाते। इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस ये सब होता है, वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ये है जनरल रूल की कहानी। दूसरी बात आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या है? चेंज ऑफ पोर्शन, है ना। अब देखिए यहां पर जो पोर्शन बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ पोर्शन बदलना है। क्या है? ओनली पोर्शन। यह बात मैं विशेष करके जोर डाल करके बच्चों को लिखाता हूं कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि पोर्शन बदलने के दौरान और कुछ भी नहीं बदलना है। क्या नहीं बदलना है भाई साहब? तो देखिएगा, एक तो सबसे पहले नंबर नहीं बदलना है, ठीक है।
जेंडर नहीं बदलना है, केस नहीं बदलना है। मतलब यही है कि 4 होते हैं, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। इसमें नरेशन में बदलाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ पर्सन बदलना है, ना नंबर बदलना है, ना जेंडर बदलना है और ना ही केस बदलना है। वो किस आधार पर बदलते हैं? तो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। अगर आपने मेरी बेसिक क्लास की है शुरुआत वाली, तो मैंने आपको कहा था कि थर्ड पर्सन इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि वो ना ही स्पीकर हो सकता है और ना ही लिसनर हो सकता है अगर थर्ड पर्सन नॉन लिविंग है। थर्ड पर्सन लिविंग भी है तो हम उसकी चर्चा करते हैं और वो हमारे दायरे से बाहर है, वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर हम थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन के तौर पर ही रख रहे हैं तो वो ना ही सुनने वाले में है ना ही बोलने वाले में है, तो उसमें बदलाव नहीं होगा। इसीलिए थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं। तो हमारे पास पर्सन के लिए 3 बातें हैं। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं और थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। अब ये बदलाव कहां कहां लागू होता है, कैसे कैसे लागू होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि राम सेड टू मी, यू आर my friend and I am your friend। ठीक, अब यहां पर देखिए कि इसका पर्सन बदलना होता है। अब देखिए बदलाव कहां करना है मुझे। शुरू से एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इस हिस्से में जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है उसमें भी बदलाव कर देते हैं। कभी कभी उनको यह लगता है कि क्या चेंज ऑफ टेंस इधर भी लगेगा। नहीं बच्चे, इतनी सी बात समझिए और यह बात अपने मन में बिठा लीजिए कि हमें सारा का सारा बदलाव कहां लगाना है। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है इसके लिए लगाना है। इसी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलकर एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करना है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ मिलाकर जो ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग 100% कन्वे कर सके जहां मुझे कहना है। तो हमेशा से बदलाव इसके अंदर होना है। तो मैंने बताया था कि मार्क कर लेंगे कि कौन कौन सा पर्सन है। ये मेरा सेकेंड पर्सन है, ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, ये यहां पर फर्स्ट पर्सन है और ये जो है सेकंड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, सेकंड पर्सन सुनने वाले को कहते हैं। फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपको बेसिक में समस्या है तो 4 एपिसोड इसके लिए है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, आप वहां पर जाकर के इसको देख लीजिए। अब किस सब्जेक्ट और किस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है, तो ये सब्जेक्ट और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसी के हिसाब से बदलना है। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अब यहां पर इसका केस क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है तो मुझे केस नहीं बदलना है। जब भी रखेंगे तो सब्जेक्टिव ही रखेंगे, इसलिए ये यू जो है वो आई में तब्दील हो जाएगा, है ना। ये जो यू है ये आई में तब्दील हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए इसका केस क्या है, ये पॉजिटिव केस है। अब ये राम के हिसाब से यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो यहां राम के हिसाब से बदलना है, ये हो जाएगा हिज। अगर वहां पर सीता होता तो हर, कुछ और होता तो उसके हिसाब से। हमने केस नहीं बदला है, ये भी पॉजिटिव केस है, हमने ये भी पॉजिटिव केस रखा है, ये भी सब्जेक्टिव केस है और हमने ये भी सब्जेक्टिव केस रखा है। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि पर्सन बदलने के दौरान सिर्फ और सिर्फ पर्सन बदलना है, कुछ भी और दूसरा नहीं बदलना है। ना ही नंबर बदलना है, ना ही जेंडर बदलना है, ना ही केस बदलना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए ये फिर से आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, उसको राम के हिसाब से बदलना है। राम लड़का है तो इसके लिए जो यूज होगा वो होगा ही। क्लियर है, हम ही का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर योर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन का है, मी के हिसाब से बदलेगा क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो यहां पर जो मी है इसके लिए जो पॉजिटिव केस हो जाएगा वो हो जाएगा माय। ये देखिए आराम से हमने सारे पर्सन बदल डाले। तो इसी तरीके से आपको पर्सन बदलना है। एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने एक लूप होल बताया था चेंज ऑफ पर्सन का, मैं यहां पर उसकी चर्चा नहीं करूंगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर फर्स्ट पर्सन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसमें बदलाव नहीं होता है। अगर आप बदलाव करेंगे तो मीनिंग बदल जाता है। इसके लिए यहां वीडियो इस टैब में ऐड कर दे रहा हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देखिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पर फर्स्ट पर्सन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो कभी कभी
चेंज ऑफ पोर्शन के रूल को फॉलो नहीं करता है। बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में ऑप्शन आएगा तो आप फंस सकते हैं। तो यही कहानी है चेंज ऑफ पोर्शन की, जो इसका दूसरा स्टेप है। क्या करना है कि ये पोर्शन बदलता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल से आपको करके दिखाया। और एक हिदायत आपके सामने रखी है कि नंबर नहीं बदलना, जेंडर नहीं बदलना, केस नहीं बदलना है। चलिए अब जो तीसरा स्टेप है वो देखते हैं। तीसरा क्या है? चेंज ऑफ टेंस। और ये तब लागू होता है, ये चेंज ऑफ टेंस तब लागू होता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। सबसे पहले when reporting verb is in past tense। अब देखिए इसकी जरूरत क्या हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आखिरकार हम क्यों बदलते हैं। तो कहा क्या, पहले स्पष्ट कर दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। मतलब आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से पहले कोई बात कही गई है तो आज के लिए वो पास्ट है। तो उस समय में अगर किसी ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो आज उसको हम पास्ट टेंस में बदल कर रखेंगे क्योंकि समय बदल चुका है। तो मतलब है कि वो कैसे पता चलेगा, मुझे स्टेटमेंट में कैसे पता चलेगा, हर बार मुझे तारीख पता नहीं चल सकता है, हर बार मुझे टाइम का एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए एक पहचान है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, देन यू हैव टू अप्लाई चेंज ऑफ टेंस। क्या करना है? तो आसान सा एक तरीका है, मैंने पहले बताया था वर्ब के पांचों फॉर्म को कैसे पहचानते हैं। तो उसी आधार पर मैंने आपके लिए बताया था कि जहां कहीं भी आपको V1 और V5 दिखाई देगा उसको आपको V2 में बदलना है। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने रखा था आपके सामने कि भाई V1 और V5 का पास्ट क्या होता है, V2, और कहीं पर अगर V2 दिखाई दे तो इसका पास्ट क्या होता है, हैड प्लस V3। यही हमारे दो बदलाव हैं जो पूरे चेंज ऑफ टेंस को कंट्रोल करते हैं और इसके आधार पर आप जो नहीं भी जानते हैं उसे भी आसानी से बदल सकते हैं। जी हां, जैसे अब देखिए कि आपको V3 दिखेगा तो मैंने कहा कि भाई इस लिस्ट में नहीं है तो कॉपी कर लेंगे। अगर V4 दिखेगा इस लिस्ट में नहीं है तो कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए कि अगर मुझे is RM दिखता है तो आपको पता है ना कि ये मेरा V5 की कैटेगरी में हम is को रखते हैं और R और M जो है वो अलग से बनाया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका V2 करेंगे तो was और were हो जाएगा है। उसके बाद देखिए कि आपको अगर have या has दिया गया है बदलने के लिए तो उसको किस में बदलेंगे, हैड में बदलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास was word दिया गया है बदलने के लिए तो ये क्या है, ये B का V2 है और V2 के लिए हम क्या करेंगे, हैड प्लस V3। तो एक तो हैड लिखेंगे और ये B की फैमिली का है जिसका V3 बिन होता है तो हम इसको was word को हैड बिन में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपको हैड 2 दिया गया है तो इसको कैसे बदलेंगे, तो ये बेसिक है कि हमारा V2 है तो एक हैड रखेंगे इसके लिए और ये हैव की फैमिली का है तो इसका तीसरा फॉर्म भी क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा और इसके साथ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इसी तरीके से जो मुझे कैन दिया जाता है उसको हम कुड में चेंज कर देते हैं, विल को जो है वुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेल को जो है वो शुड में चेंज कर देते हैं, मे को जो है वो माइट में चेंज कर देते हैं और इसको जनरली नहीं बदला जाता है। तो चेंज ऑफ टेंस में इतनी सारी बातें थी कि आपको ये देखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है या नहीं है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको टेंस बदलना है और कैसे बदलना है, इसी आधार पर। जो बेसिक बात यहां पर मैंने आपको समझाया वो ये है कि अगर आपका V1 V5 दिख रहा है देन यू हैव टू चेंज इट इनटू V2 एंड यू हैव टू चेंज योर V2 इनटू हैड प्लस V3। क्यों? क्योंकि V1 V5 का जो पास्ट होता है वो V2 होता है और V2 का जो पास्ट होता है वो हैड प्लस V3 होता है। इसके अलावा अगर आपको V3 दिखता है यू डोंट हैव चेंज, है ना। यहां पर V4 दिखेगा, इसे भी आपको नहीं बदलना है। फिर मेरा is RM दिख रहा है, चूंकि ये is को हम V5 में रखते हैं और R और M उसी का एक्सटेंशन है, जरूरत के हिसाब से ग्रामर ने उसको बनाया है। ये सारी बातें हमने टाइम एंड टेंस में की है। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। वीडियोस देखने में आपका घाटा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पुरानी चीजें हैं, रूल्स मैंने पढ़े हैं, अगर मैं आपके वीडियोस देखूंगा तो आपका तरीका अलग है, मैं कंफ्यूज। अरे कंफ्यूज क्यों होंगे, आप उसको एक अलग बक्से में रखिए।
और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे जो निकल करके रूल आता है वो वाले रूल को मिला लीजिए, अब आप बनाना सीख गए हैं। तो ये ज्यादा आसान है कि मुझे चीजों को रटना ना पड़े, क्योंकि अगर हम रटते हैं तो परेशानी वहीं से शुरू होती है कि हम भूल जाएंगे, और अगर भूलेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, इज आर एम को वॉज वर, हैज हैव को हैड में, वॉज वर मेरा V2 है इसलिए हैड बिन में हैड टू दिया हुआ है, चूंकि ये बेसिक V2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा हैड प्लस V3, और हैव का तीसरा फॉर्म हैड ही होता है इसलिए 2 बार हैड हैड टू हो गया। कैन को कुड, विल को वुड, शैल को शुड, मे को माइट, और कुड वुड शुड और माइट इसको जनरली नहीं बदलते हैं। इस पर और सारी विस्तार से जानकारी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में, वीडियोस में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको देख लीजिए। चौथा स्टेप है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें वही है कि मान लीजिए कि आज से 5 दिन पहले जो कहानी थी कि दिस मार्कर, अब अगर ये मार्कर मेरे पास नहीं है, समय बीत चुका है, तो हम अगर किसी और को कहेंगे तो कहेंगे दैट मार्कर। तो यहां पर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम दिस को दैट, दीज को दोज, हेंस को देंस, नाउ को देन, टुडे को दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, यस्टरडे को लास्ट डे, इस तरीके से बदलाव करते हैं। और इसके लिए लिस्ट आपकी किताब में आसानी से अवेलेबल है। अगर लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो शायद मुझे जैसा याद है कि मैंने चैनल पर बताया है, वैसे किसी भी ग्रामर में ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एक PDF लिंक लगा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर ये चारों स्टेप हमको फॉलो करने होते हैं। मैंने ये शुरुआत में क्यों बताया, मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि हम चारों स्टेप को पहले कैलकुलेट करेंगे, चारों स्टेप समझ जाएंगे कि जनरल रूल में क्या करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन में क्या करते हैं, चेंज ऑफ टेंस में क्या करते हैं, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करते हैं। इसके बाद वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो मुझे कन्वर्जन के लिए दिया जाएगा उसमें जरूरत के हिसाब से बदलेंगे। कई जगहों पर टेंस नहीं बदलता है तो नहीं लगाएंगे, कई जगहों पर पर्सन नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेंगे, है ना। जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी वहां पर वैसा हम करेंगे। अब यहां पर चलिए हम कुछ एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बाकी ये आपका काम है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो जो वीडियो में दिक्कत है, जो जो कैटेगरीज के सेंटेंसेस या चैप्टर्स लग रहा है कि प्रॉब्लम है, आप उसको रिव्यू कीजिए। बहुत जल्द इसका जब अगला सेशन लेकर के आएंगे तो हम नरेशन पर आधारित एरर की बात करेंगे। उसका एरर बड़ा ही आसान होता है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ये मुफ्त का नंबर है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर लिखा हुआ है राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, मैं यहां पर 5-7 क्वेश्चन ज्यादा तो कवर नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। तो ठीक है, आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप टेल्स लिख सकते हैं, ठीक। राम टेल्स मी, मैंने पहले कहा था कि टू इसके साथ नहीं लगाएंगे, आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगा देंगे। ये मेरा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आई। टेंस नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे भाई, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा आई एम। यहां राम, ये माय फर्स्ट पर्सन राम के हिसाब से होगा, ये क्या हो जाएगा हिज फ्रेंड। देखिए अब जो है टोटल मैसेज सही सही कन्वे हो रहा है। उस समय में राम ने कहा था मुझसे, सीधे सीधे सामने से कहा था, मतलब राम खरा और वो मुझे कह रहा था कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब उसको हम किसी दूसरे को बताएंगे तो क्या कहेंगे कि मैं उसका दोस्त हूं, राम ने मुझसे ऐसा कहा, कि राम ने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूं। बातें ठीक ढंग से कन्वे हो सके इसलिए हमने नैरेशन पढ़ा। नैरेशन का इस्तेमाल कि बहुत सारे बच्चे जब हम पूछते हैं कि आखिरकार नैरेशन क्यों पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सर सिलेबस में है, अदरवाइज पढ़ते क्या, देखते भी नहीं। नहीं भाई साहब, जब हम बातों को किसी दूसरे के स्टेटमेंट को आगे तीसरे चौथे पांचवें आदमी तक ले जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है और जो मैसेज होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए ये नैरेशन मुझे सिखाता है कि उस स्टेटमेंट के सेंस को सही सही रखते हुए कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। I said to him, I have completed it. अब देखिए कैसे बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और यहां पर सेंटेंस मेरा नॉर्मल है, तो चाहो तो इसको आप टोल्ड कर सकते हो, I told him that, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, और संजोग क्या है कि वो वही है, सेम सेम है ना, तो वही रह जाएगा I
अब इसका मुझे टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, V1, इसका क्या हो जाएगा, हैड, हैव का हैड, बाकी वैसे रह जाएगा, कंप्लीटेड इट, और आपका नरेशन बन के तैयार है। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, डी मतलब डायरेक्ट, आई मतलब इनडायरेक्ट, डी मतलब डायरेक्ट, आई मतलब इनडायरेक्ट। ये इतनी ही आसानी से सॉल्व होता है अगर आप चारों स्टेप को ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ और स्टेटमेंट लेते हैं। Sonal said to him, "You played well." देखिए ठीक, कैसे बताएंगे, यहां पर said नॉर्मल हो जाएगा, told him, सोनल, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, साधारण सेंटेंस है, दैट लगेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ही, ये है मेरा V2, क्या हो जाएगा, हैड प्लेड वेल। बात खत्म कि सोनल टोल्ड हिम दैट ही हैड प्लेड वेल। ध्यान क्या रखना है कि जो जो स्टेप एप्लीकेबल है उसको वहां अप्लाई करना है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो कन्वर्जन पूरा नहीं होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, रोहन said to her, "Did you play well?" अब यहां पर यस नो क्वेश्चन है। इसमें मैंने विशेष जानकारी अपने वीडियो में रखी थी कि जब कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई विशेष प्रकार का स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसकी फीलिंग्स को आप यहां निकालिए और इस सेंटेंस को नॉर्मल कर दीजिए। नॉर्मल मतलब है एसर्टिव, या तो एफर्मेटिव या नेगेटिव। क्योंकि देखिए फीलिंग्स अगर सेंटेंस में शामिल है, क्वेश्चन की फीलिंग्स है तो वो इंटरोगेटिव है, ऑर्डर की फीलिंग्स है तो इंपरेटिव है, कमांड की है तो इंपरेटिव है, विश वाली फीलिंग्स है तो वो ऑप्टेटिव है। और अगर ऐसी फीलिंग्स हम निकाल लेते हैं तो सेंटेंस नॉर्मल हो जाना चाहिए। हम लोग जैसे बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, जब मैंने पहले ही कह दिया मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं तो आगे प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, वो यूजलेस है। आप ऐसे कहिए कि मैं तुमसे कह रहा हूं प्लीज, या नहीं तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं तुम मेरा काम कर दो, तुम ये कर दो, वहां पर प्लीज लगाने की जरूरत है। हम लोगों को इतना नहीं सोचते हैं, हम कहते हैं बातें समझ में आ जानी चाहिए, काम खत्म। ऐसा नहीं होता है बंधु, आपको एक तरीके से चलना होगा। अगर भाषा सीखनी है तो तरीके से ही करना होगा, तभी आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी फीलिंग्स को यहां से खत्म करेंगे, यहां लगाएंगे आस्क्ड, क्या हो जाएगा, रोहन आस्क्ड हर, और ये इसको नॉर्मल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू, V2 आ जाएगा ना, यू प्लेड वेल। अब क्वेश्चन वाली फीलिंग्स यहां से निकल गई, ठीक, क्वेश्चन वाली फीलिंग्स निकल गई, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर आस्क्ड लिख दिया। जब हमने उसकी फीलिंग्स यहां लिख दी तो ये सेंटेंस साधारण हो जाना चाहिए और बाकी यहां पर नॉर्मल। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, क्या करेंगे, सी लगाएंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, हर का हो जाएगा सी। अब इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, यहां पर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक। और ये देखिए V2 है, क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 यानी हैड प्लेड वेल, और आपका सेंटेंस रेडी हो गया इंडायरेक्ट का। रोहन सेड टू हर डिड यू प्ले वेल, इसको इंडायरेक्ट में बनाए तो कैसे बना, रोहन आस्क्ड हर इफ शी हैड प्लेड वेल। और यहां पर देखिए एकदम फ्लॉलेसली, कहीं पर भी आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, कुछ भी रुकावट नहीं होगी। आप अगर चारों स्टेप को ढंग से समझते हैं और बात समझते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो फीलिंग्स है उसको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देना है, वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हटा करके वो फीलिंग्स लिखनी है, और जैसे ही उस स्टेटमेंट से फीलिंग्स निकला तो वो सेंटेंस साधारण हो जाना चाहिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं इंपरेटिव का। He said to me, give me my pen. अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहां पर प्लीज लिखा हुआ होता तो कह सकते थे। सीधा सीधा आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल टोल्ड से भी रख सकते हैं, रिक्वेस्टेड नहीं रख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्डर लिख सकते हैं। कुछ भी दिख नहीं रहा है, हम ऑप्शन के हिसाब से चुनेंगे, ही टोल्ड मी।
अब इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम टू लगाते हैं, तो जैसे ही टू लगाया तो आपको पता है कि इसके बाद बेस फॉर्म लगाना है, तो हम गिव को दूसरे फॉर्म में नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके साथ हमको वैसे ही रखना पड़ेगा टू प्लस बेस फॉर्म। इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस बेस फॉर्म, जिसको आप V1 कहने के आदी हैं। मी फर्स्ट पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन, ही के हिसाब से होगा क्या हो जाएगा, हिम, हिज, पेन। ठीक है, यहां पर मैंने जो ऑप्शन आपके लिए छोड़ रखा है, ये एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस होंगे ABCD में जो दिया हुआ होगा उसके हिसाब से, क्योंकि यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है। आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, बट अगर प्लीज होता तो क्लियर मुझे ये हिंट मिल जाता कि हाँ भाई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी हो सकता है, लिखने पर ये पता नहीं चलता है। तो आप कभी कभी ऐसे भी देता है, टोल्ड भी देता है, उसने मुझसे कहा साधारण तौर पर, ना ऑर्डर किया ना रिक्वेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे कहा कि अरे यार मुझे मेरी कलम दे दो, उसने मुझसे कहा मुझे मेरी कलम दे दो। He told me to give him his pen. ध्यान रखना है चारों स्टेप में से जो जरूरी होगा, जैसे यहां पर हमने टेंस अप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत थी कि 2 प्लस V1 आएगा। उसी तरीके से ऑप्टेटिव के लिए बताया, वोकेटिव के लिए बताया। जैसे वोकेटिव के लिए मैंने बताया था, DJ said to the people, ladies and gentlemen, I am your DJ। अब यहां पर दो सेंटेंस है, ऐसे अगर दो सेंटेंस मिला करके देता है तो देखिए ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस है नॉर्मल सेंटेंस है एफर्मेटिव, ठीक है, और एक ये जो है ये वोकेटिव केस है ना, हम उच्चारण के लिए, संबोधन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का रिपोर्टिंग जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बताया था मैंने कि एड्रेस, एड्रेसेस, एड्रेस लगाते हैं, DJ एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यहां पर देखिए कि मुझे इसको जोड़ना है, तो इसमें एक्चुअली दो स्टेटमेंट है कि DJ said to the people लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा है DJ said to the people I am your DJ। तो अब उसको नॉर्मल करेंगे एंड, और इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या लगाते हैं, दैट। इस पर पूरे विस्तार से आपको एपिसोड्स मिलेगा। जो लोग नए हैं घबराइए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल यहां से इस वीडियो की समाप्ति के बाद आप नरेशन के प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपने टाइम एंड टेंस और वॉइस को पढ़ लिया है या आप कहीं और पढ़ रहे हैं और आपको नरेशन इस तरीके से नहीं पता है, तो एक बार देखिए, क्या पता आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें कुछ मैं स्पीड जोड़ सकूं और आप रफ्तार से बना सकें। तो प्लेलिस्ट में एक एक करके सारी चीजें हैं। ये वोकेटिव केस वाले एपिसोड में मिलेगा, इंपरेटिव वाले में इंपरेटिव का मिलेगा, ऑप्टेटिव में ऑप्टेटिव का मिलेगा, अलग अलग है सारा। इट टोल्ड दैट, और आई क्या हो जाएगा डीजे के हिसाब से, तो ही। एम का हो जाएगा वॉज, और योर जो है वो पीपल के लिए है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, देयर, डीजे। उम्मीद करता हूं कि नरेशन के जो सारे बेसिक, यहां पर सारी बेसिक जरूरतें थी वो मैं यहां पर समझा पाया हूं। नरेशन क्या है, कितने प्रकार के हैं, कितने स्टेप्स हैं, एक एक बातें, और अब आपके दिमाग में शायद पुरानी चीजें एक सिरे से रिव्यू हो चुकी है। तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ बाकी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको पूरा कीजिए। जैसे ही एक दो सेशन के बाद, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरा सेशन लेकर के आऊंगा, एक दो सेशन के बाद जैसे ही हम रेगुलर सेशन में उपस्थित होंगे एरर के साथ, तो उस दिन हम बात करेंगे नरेशन के एरर की, कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, अगर इस वीडियो में बताने के दौरान कुछ भी ऐसा सवाल आपके मन में रह गया है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका समाधान भी आप तक पहुंचाएं। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये ओवरव्यू आपके पूरे नरेशन चैप्टर को एक बार आपके दिमाग में दोहराने में, फिर से एक खाका खींचने में सफल हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द आपके सामने एक और रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।